तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा बीएससी पार्ट 3 पेपर 1 में कि किस तरह से हेमिचॉर्डेटा समानताएं दिखाता है दूसरे जंतुओं के साथ में और असमानता दिखाता है, और क्यों हम इसको एक अलग ग्रुप में रखते हैं, उन जंतुओं के साथ नहीं रखते। हमने देखा उसकी समानताएं निमर्टीनिया के साथ, फोरोनिडा के साथ और पोगोनोफोरा के साथ में। उसी तरह से अभी तक हमने देखा कि किस तरह से ये एनालिडा के साथ में समानताएं और विभिन्नताएं शो करता है, और फिर भी हम इनको कई कारणों से अलग ग्रुप में रखते हैं, इनके साथ नहीं रखते हैं। टॉर्नेरिया लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा से भिन्न है। नाउ इसकी समानताएं इकाइनोडर्मिटा के साथ। इकाइनोडर्मिटा जो है उसके साथ इसकी समानताएं दर्शाई थी मैचक्नीकॉफ ने 1865 में। जो वयस्क इकाइनोडर्म होता है और बेलेनोग्लोसस का होता है, उनमें कोई भी समानता नहीं पाई जाती है। सिर्फ नर्वस सिस्टम जो है वो दोनों में ही इंट्रा एपिडर्मल होता है, अंतरा अधिचर्मीय होता है, बस। इसके अलावा इनमें कोई भी समानता नहीं होती है। लेकिन इन दोनों के लार्वल फॉर्म्स काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, इनके लार्वा काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। तो कई बार टॉर्नेरिया लार्वा को स्टारफिश के लार्वा से लेट किया जाता था, क्योंकि दोनों में बहुत ही स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज़ होती हैं। टॉर्नेरिया लार्वा और बाइपिनिया लार्वा जो होते हैं उनके अंदर कई सारी होती हैं कि ये पेलाजिक होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। उनका जो प्रारंभिक डेवलपमेंट है वो एक ही पैटर्न फॉलो करता है। उनका जो ब्लास्टोपोर है, गैस्ट्रोला भवन के बाद जो ब्लास्टोपोर है वो बंद होकर एनस का निर्माण करता है यूटेरोस्टोम से। और इनके अंदर जो सीलोम होती है उसका निर्माण एंटेरोसिलिक प्रकार का ही होता है, यानी कि जो एंडोडर्म होती है उसकी आउटपॉकेटिंग से ही निर्माण होता है। तो ये काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं जो इनके लार्वल फॉर्म्स में देखी जाती हैं, बेलेनोग्लोसस का टॉर्नेरिया लार्वा एंड बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मिटा। जो सीलोम होती है वो 3 एंटेरियो पोस्टीरियर अग्र से पश्च भाग में बटी हुई होती है, प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील। ये होती है बेलेनोग्लोसस में। लेकिन इकाइनोडर्म्स में एक्सोसील, हाइड्रोसील एंड सोमेटोसील होती है। जो हाइड्रोसील होती है वो बाहर की तरफ एक पोर से खुलती है, एक्सोसील, ठीक है, जबकि प्रोटोसील एंड मीजोसील जो होती है वो खुलती है बेलेनोग्लोसस में। द प्रोबोसिस पोर ऑफ बेलेनोग्लोसस इज कंपेयर्ड विथ वाटर पोर। जो काइनोडर्मिटा के अंदर जो वाटर पोर होता है वो शुंड के अंदर जो पोर होता है बेलेनोग्लोसस का, उससे मिलती जुलती होती है। बेलेनोग्लोसस का जो हार्ट वेसाइकल होता है, हृदय का जो आशय होता है, उसको हम इकाइनोडर्मिटा के जो लार्वा होते हैं उसके मैड्रिपोरिक आशय के साथ तुलना उसकी कर सकते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड विथ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर द ग्लोमेरुलस, बेलेनोग्लोसस का ग्लोमेरुलस और इकाइनोडर्मिटा के एक्साइल ग्लैंड जो होती हैं उससे कंपेयर किया जा सकता है। एलिमेंट्री कैनाल को हम 3 भागों में बांटते हैं, ग्रासनाल इसोफेगस, आमाशय स्टमक और इंटेस्टाइन या आंत। लेकिन जो इनके अंदर सीलिएटेड बैंड्स के अंदर इनके लार्वा में उपस्थित होते हैं उनको सुपरफिशियल कैरेक्टर्स ही मानते हैं। ये बेसिक अंतर इसको हम नहीं मान सकते हैं, ये सुपरफिशियल ही होता है। इनमें बिल्कुल विभिन्नताएं, काफ़ी सारी भिन्नताएं होती हैं, जैसे कि जो इकाइनोडर्मिटा का जो लार्वा होता है उसके अंदर एपिकल प्लेट और आई स्पॉट बिल्कुल नहीं होता, और जो प्रोटोसील होती है वो इकाइनोडर्मिटा के लार्वा में तो पेयर्ड होती है, लेकिन बेलेनोग्लोसस के टॉर्नेरिया लार्वा में अनपेयर्ड होती है। तो इन दोनों ही जो ग्रुप हैं बेलेनोग्लोसस, हेमिचॉर्डेटा और स्टारफिश इकाइनोडर्मिटा के अंदर, उनके लार्वा के अंदर जो लाइकनेस है, जो समानता है, वो ऐसा बताते हैं कि इनकी कॉमन एंसेस्ट्री से, कॉमन पूर्वजों से ही इनका आगे बढ़े हैं। इनका ओरिजिन एक कॉमन एंसेस्टर से है, और फिर उसके बाद में इन्होंने डिफरेंट लाइन ऑफ एवोल्यूशन चूज़ करी है, क्योंकि अलग अलग मोड ऑफ लाइफ इनकी थी।
और फिर ये अलग अलग तरह के रूपों में परिवर्तित हो गए। तो लार्वल फॉर्म में ही खाली सिमिलैरिटीज़ हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। नाउ एफिनिटीज़ विथ कॉर्डेटा। बेटसन ने बताया कि इनके अंदर दे आर सपोज टू पोजेस नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स एंड डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, जो कि 3 यूनिक कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो बकल डायवर्टिकुलम में हमने बताया हेमिकॉर्डेटा का जो शरीर है वो 3 भागों में बटा होता है। आगे प्रोबोसिस, बीच में कॉलर और बाकी ट्रंक। तो बक्कल डायवर्टिकुलम जो होती है वो प्रोबोसिस के वाले रीजन तक चलती है और वो एंडोडर्म के पृष्ठीय भाग से उसका निर्माण होता है और उसका रिलेशन जो है वो कुछ स्केलेटन फंक्शन से होता है और वो आशयनुमा कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। तो नोटोकॉर्ड ऑफ बैलेनोग्लॉसिस जो होती हैं वो वास्तव में जो नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा के अंदर पाई जाती है उनसे बिल्कुल भिन्न है। नीवेल ने 1952 में ये बताया कि जो ट्रू नोटोकॉर्ड होती है वो एक शीट के अंदर, एक आवरण के अंदर एनक्लोज्ड रहती है, जबकि ये बक्कल डायवर्टिकुलम जो बैलेनोग्लॉसिस का होता है इसमें कोई आवरण नहीं पाया जाता। जो बक्कल डायवर्टिकुलम है बैलेनोग्लॉसिस का, इसका ब्लास्टोपोर से कोई रिलेशन नहीं है। जब भी डेवलपमेंट होता है और गैस्ट्रुलेशन के बाद में जो ब्लास्टोपोर का निर्माण होता है उसका और बक्कल डायवर्टिकुलम का या मुखीय अंधनाल का कोई संबंध नहीं होता। जो हमारी नोटोकॉर्ड, जो उच्च जंतुओं की जो नोटोकॉर्ड होती है वो काफ़ी रिजिड होती है, कठोर होती है और वो एक तरह का कंकाल का पार्ट बनाती है। लेकिन जो ये अंधनाल है, मुखीय अंधनाल है, वो इस तरह का कोई कठोर संरचना नहीं है, वो कोई भी कंकालीय कार्य को नहीं करती हैं। जो कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड होती है वो कि पृष्ठीय जो रक्त नलिका होती है उसके ऊपर उपस्थित होती है, लेकिन जो बैलेनोग्लॉसिस है उसके अंदर ये सेंट्रल ब्लड साइनस के नीचे उपस्थित है। एंड इसके अंदर जो बक्कल डायवर्टिकुलम है इसमें कई सारी कैविटीज होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं, जो नोटोकॉर्ड में नहीं देखी जाती। एम्फिऑक्सिस के और बैलेनोग्लॉसिस के गिल स्लिट्स में जरूर कुछ समानताएं देखी गई हैं, लेकिन जो प्राइमरी गिल स्लिट्स होते हैं एम्फिऑक्सिस के वो एक टंग बार के द्वारा 2 भागों में बटे रहते हैं, 2 स्लिट्स में बटे रहते हैं, जबकि बैलेनोग्लॉसिस में की जो टंग बार है वो किसी भी गिल स्लिट को डिवाइड नहीं करती है। द स्केलेटल रॉड जो होती है जो गिल बार्स को सपोर्ट करती है वो मोर और लेस कुछ सिमिलर होते हैं इन दोनों एनिमल में। बैलेनोग्लॉसिस की एक प्रजाति के अंदर तो 700 पेयर तक गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, लेकिन हायर कॉर्डेट में फेरेंजियल गिल्स जो होते हैं वो बहुत कम होते चले जाते हैं और 5 से 6 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स ही बचते हैं। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, एक और हमने देखा, 2 हम कैरेक्टर्स देख चुके हैं, नोटोकॉर्ड पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड जो होती है, और दूसरा हम देख चुके हैं ग्रसनीय क्लोम दरारें, और तीसरा मुख्य जो कॉर्डेट कैरेक्टर है वो है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु। जो कॉलर रीजन होता है, हमने बताया प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, शुंड, कॉलर और ट्रंक में बैलेनोग्लॉसिस का शरीर बटा हुआ होता है। जो उसका कॉलर क्षेत्र होता है उस कॉलर के क्षेत्र को हम उसका डॉर्सल नर्व कॉर्ड मानते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो कॉलर के अंदर आगे और पीछे की तरफ ओपनिंग्स होती हैं उनको हम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोर्स कहते हैं। बस इसके अलावा रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ बैलेनोग्लॉसिस है वो इनवर्टिब्रेट के प्रकार का होता है, उसमें कोई भी वर्टिब्रेट का कैरेक्टर इसमें उपस्थित नहीं होता है। और जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है बैलेनोग्लॉसिस की वो कभी भी किसी कॉर्डेट में देखी नहीं गई है, यानी कि ये कॉर्डेट से बिल्कुल भिन्नता दर्शाता है इस अगर हम रूप को देखें तो। जो 5 सीलों में कैविटीज होती हैं बैलेनोग्लॉसिस की, कंस्टिट्यूटिंग द ट्राई सेगमेंटल कंडीशन are also found in an embryonic stage of amphioxus। जो एंटेरोसिलिक ओरिजिन होता है सीलोम का बैलेनोग्लॉसिस और एम्फियोक्सिस का वो सिमिलर होता है। गिल स्लिट्स से में भी कुछ समानता है बट ज़्यादा नहीं होती हैं। नोटोकॉर्ड और डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड भी भिन्न प्रकार की होती हैं। जो कॉर्डेट्स होते हैं वो दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं कॉर्डेट्स, व्हाइल बैलेनोग्लॉसिस रिटेन्स इन एडल्ट स्टेज द ट्राई सेगमेंटल कैरेक्टर ऑफ देयर लार्वा। अपनी लार्वा का जो ट्राई सेगमेंटल कैरेक्टर है वो एडल्ट तक में चलता रहता है उनके।
न्यूमैन ने बताया कि बैलेनोग्लॉसिस हमेशा लार्वल ऑर्गेनाइजेशन का ही बना रहता है, जबकि एम्फिऑक्सिस और दूसरे वर्टिब्रेट्स के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है मेटामेरिज्म। पोस्टीरियर सीलोम एक सीरीज ऑफ सेगमेंट्स में बट जाती है। हेमिकॉर्डेटा की जो एपिडर्मिस है, अधिचर्म है, वो पक्षमाभिकीय होती हैं, जबकि कॉर्डेट्स के अंदर इस तरह के पक्षमाभिका उपस्थित नहीं होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में या अर्थवॉर्म में या एनालिडा में जिस तरह से ब्लड का फ्लो होता है, डायरेक्शन होता है, वो ही बैलेनोग्लॉसिस में देखा जाता है। कॉर्डेट जैसा ब्लड का फ्लो बैलेनोग्लॉसिस में नहीं देखा जाता। So the resemblance between balanoglossus and the chordates in some adult structures and embryonic and larval stages show that hemichordata and the true chordates are without question related, however distantly। उनमें कोई समानता नहीं है। जितनी भी हमने संरचनाएं देखी हैं वो कॉर्डेटा से या कशेरुकियों से कोई समानता दिखाई नहीं देती। इसलिए हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर उसके कैरेक्टर्स बैलेनोग्लॉसिस के इकाइनोडर्मेटा से मिलते हैं, फोरोनिडा से मिलते हैं, मॉर्फोलॉजी एंड डेवलपमेंट में कॉर्डेटा से बिल्कुल नहीं मिलते हैं। इसलिए हाइमन ने बैलेनोग्लॉसिस को या हेमिकॉर्डेटा को एक अलग इनवर्टिब्रेट टाइप में ही रखा है। ये एक इंडिपेंडेंट फाइलम है, लेकिन इसको हम कॉर्डेट में कभी नहीं रख सकते। इसके अंदर ज़्यादातर लक्षण इनवर्टिब्रेट से मिलते जुलते होते हैं। Hence, Hyman has placed them in the invertebrate as an independent phylum. Thank you.